YouTube channel. From now onwards, Avtar sir and team decided to provide you a motivational lecture on every Sunday. तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चर्चा की जा रही है। मेरा अपना मानना ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है और इस स्थिति को संभालने के लिए जो है पूरे देश को एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा। कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारी ऐसी परिस्थितियां बन गई थी, जैसे कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ तो इस लॉकडाउन ने इकॉनमी को बहुत बुरी तरह से, भारत ही नहीं बल्कि विश्व इकॉनमी को बुरी तरह से झकझोर दिया था। अब सवाल उठता है कि हम अपनी इन परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। तो भारत के नागरिक के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो भारत के नागरिक का एक ऐसा विधान होना चाहिए, एक कुछ ऐसे कर्तव्य होना चाहिए जो कर्तव्य उसे खुद अपने आप से स्वतः स्फूर्त होकर निभाना पड़ेंगे। आपने सोचा है कि इस कोविड-19 में बहुत सारी, मतलब एक तरह से 95% जनसंख्या ऐसी रही जिस जनसंख्या ने केवल जो भी लॉकडाउन था उसमें बैठ के खाया है। बैठ के खाया है मतलब उसने कोई भागीदारी नहीं निभाई उत्पादन में। ऐसी परिस्थितियों में एक देश को ये हानि हुई कि उत्पादन टोटल ब्रेक हो गया। अगर व्यक्तियों में एक जुझारूपन होता, अगर एक तरह से संभावना होती कि हम कुछ तो कर सकते हैं घर बैठ के, तो घर बैठ के केवल टीवी देखी उन्होंने, घर बैठ के उन्होंने मोबाइल देखे, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जबकि दायित्व तो बनता था कि घर बैठ के कुछ ना कुछ उत्पादन होना चाहिए था, कुछ अपने ऐसे वर्क होना चाहिए थे जो वर्क हमें कंप्लीट करना थे कि ये वर्क हमारे सामने कल हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ऐसे हमें प्रपोजल, ऐसे हमें कार्य कंप्लीट कर लेना थे कि जैसे लॉकडाउन खुलता है तो हम सीधा उनका इम्प्लीमेंट करने लगें और सीधा जो है ना अपना समय बचा लेंगे तो कुछ तो कवर होगा उसका। तो हमारे यहाँ वही परंपराएं, जैसी परंपरा हमारी ट्रेडिशनल बनी रही हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारे यहाँ हड़ताल होती है तो कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, तो उनका हड़ताल करने का जो आमतौर पर लोकप्रिय तरीका है वो काम बंद करने का है। काम बंद कर देते हैं, अपने कार्यालय नहीं जाते हैं, कार्यालय जाते तो काम नहीं करते हैं, तो काम नहीं करते हैं या काम बंद कर देते हैं तो उससे जो नुकसान होता है राष्ट्र को, एक दिन में आप जितना उत्पादन करते थे, एक दिन में आप जितना काम करते थे, उसमें कितनी भागीदारी होती है जो राष्ट्र की, और कितनी भागीदारी, कितना पैसा, मतलब कितना टैक्स या धन मिलता था राष्ट्र को, कितना धन मिलता था आपको, आपकी मेहनत आना का, और कितना प्रोडक्शन बनता था तो उससे दुकानदार को कितना लाभ होता था। इस पूरी सीरीज़ को अगर हम देखते हैं तो इस पूरी सीरीज़ में एक बहुत बड़ा दायरा तय हो जाता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम तो केवल आकलन कर लेते हैं कि 50,000 करोड़ का या 20,000 करोड़ का या 500 करोड़ का 10 दिन की हड़ताल में 500 करोड़ का उत्पादन प्रभावित हुआ है। वास्तव में ये 500 करोड़ का उत्पादन नहीं प्रभावित हुआ, बल्कि ये जो है ना 5,000 करोड़ का उत्पादन प्रभावित हुआ था। क्योंकि जो प्रोडक्ट बनना था, जो प्रोडक्ट बन के सेल होना था, उसमें जिस जिसकी भागीदारी होती, उनकी अपनी परचेजिंग क्षमता बढ़ती, तो उनकी अपनी जो परचेजिंग क्षमता बढ़ती तो वो नए प्रोडक्ट को जन्म देती, नए प्रोडक्ट से फिर जो है ना फिर वो बिकता, उसके रॉ मटेरियल से लेके और सेल तक, और सेल से लेके उसके प्रॉफिट तक, और प्रॉफिट से लेके उसके दूसरी वस्तु को खरीदने तक, एक पूरी अगर सीरीज़ का पूरा चक्र देखते हैं तो इस पूरे चक्र में लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है, जबकि हमें लगता है कि 500 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी प्रकार से जो है ना हम लोगों ने लॉकडाउन को गंवा दिया है। जिस प्रकार से हम हड़तालों को में करते हैं कि काम बंद कर देते हैं, जबकि हड़ताल का मतलब होता है आप संकेत दें। और दूसरी बात यही नहीं होती है कि जैसे आप अपनी कुछ मांगें रखना चाहते हैं, अपना कुछ रखना चाहते हैं इस प्रकार से, तो उन मांगों के नज़रिए में जो है ना जितना आपको सक्षम होना चाहिए, जितना आपको सही तरीकों को अपनाना चाहिए, उतना ही प्रशासन को भी सही तरीकों को अपनाना चाहिए। अगर कोई किसी की मांग कर रहा है तो उस मांग में प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि आपकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है, आपकी मांग पे हम क्या कर सकते हैं,
हम क्या जो है ना आपके फुलफ़िल कर सकते हैं मांगों को, या हम आपके साथ बैठ के वार्ता कर सकते हैं। तुरंत एक्शन में आना चाहिए शासन को भी, प्रशासन को भी, तब तो हमें लगता है कि हम ठीक है। इसी प्रकार से जो है ना कोविड-19 में हुआ। कोविड-19 में हम बैठ गए तो हम टोटल बैठे रहे, इससे देश की इकॉनमी को एक बड़ा घाटा हुआ है। इन घाटों को, इन जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, ये छोटे छोटे विषय होते हैं जो एक बड़ा रिजल्ट देते हैं, इन घाटों के बारे में जो है ना सोचना चाहिए। हमें ही नहीं, सरकारों को भी सोचना चाहिए। लेकिन सरकारें सोचें या ना सोचें, लेकिन भारत के नागरिक को तो सोचना चाहिए कम से कम। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो बच्चा होता है जो एजुकेशन, जिस एजुकेशन सिस्टम से आता है या जिस शिक्षा प्रणाली से आता है, वो उस शिक्षा प्रणाली में जो जेनेटिक इफेक्ट होते हैं, उसमें जो मार्गदर्शन दिया जाता है घर परिवार शिक्षकों के द्वारा, वो एक सिंपल सा मार्गदर्शन होता है कि हम नंबरों की या अंकों की, अच्छे अंकों की होड़ में लग जाते हैं, और ये अच्छे अंकों की होड़ जो है हमें पूरी दुनिया को पीछे छोड़ती चली जाती है। हमें आगे केवल जो मेरा का भाव है, मैं का भाव है कि मैं अच्छे अंकों से पास हो जाऊं, मेरा भला हो, ये भाव जो प्रबल होता चला जाता है, तो बाकी के लोगों के हित हमारे पीछे छूटते चले जाते हैं। और हमें जबकि करना क्या था कि अच्छे अंकों की बजाय एक अच्छी बौद्धिक क्षमता और एक अच्छे एक सहयोग की भावना होना चाहिए थी कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं, हम कितना अच्छा कर सकते हैं, हम किसके साथ अच्छा कर सकते हैं, हम किसको उठा सकते हैं, किसको सपोर्ट कर सकते हैं। एक ऐसी भावना होना चाहिए थी कि एक व्यक्ति को नीचे, जो आपसे नीचे व्यक्ति है उसको आपको ऊपर खींचना है, आपको जो ऊपर व्यक्ति है आपका, वो आपको ऊपर खींचे। इस प्रकार से एक सीरीज़ बनना चाहिए थी। और जब तक ये सीरीज़ नहीं बनेगी, जब तक हिंदुस्तान जो है ना बहुत अच्छा राष्ट्र, बहुत डेवलप कंट्रीज नहीं बन सकता है। क्योंकि ये कोई भी राष्ट्र बनता है वो वहाँ के नागरिकों से बनता है, सरकारों से राष्ट्र नहीं बनता है, सिस्टम से राष्ट्र नहीं बनता है। राष्ट्र बनता है व्यक्ति से। हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में उत्पादन की इकाई में कोई ना कोई हर रोज पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक कल्पना करो, अगर एक व्यक्ति कम से कम रोज 50 रुपये भी कमाता है, तो 50 रुपये उसके कमाने के अगर देखते हैं कि जो काम कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, जो सर्विस कर रहा है, या जो आपका जो है ना बिजनेस कर रहा है, वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं, अगर वो भी एक दिन में 50 रुपये कमाता है, तो 137 करोड़ की आबादी में से अगर बिजनेसमैन और सर्विसमैन को निकाल दिया जाए, तो एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो आबादी उत्पादन में बहुत कम पार्टिसिपेट करती है, भागीदारी निभाती है। इसलिए हमारी आर्थिक गतिविधियां जो है ना वो कमज़ोर हैं। और इन आर्थिक गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए सरकारों को चाहिए कि टीवी पे जिस प्रकार से ऐड देते हैं प्रोडक्ट के, टीवी पे जिस प्रकार से चुनाव के ऐड देते हैं, टीवी पे जिस प्रकार से अपनी योजनाओं के ऐड देते हैं, ऐसी लगातार ऐड टीवी पे इसके लिए नागरिकों की जागरूकता के लिए दिए जाना चाहिए। और ये लगातार ऐड दिए जाना चाहिए, लगातार जो सरकार की तरफ से आना चाहिए प्रत्येक चैनल पे, हर उस पे। और ये बाध्य कर देना चाहिए कि आपको ये दिखाना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हम अपने अधिकारों को नहीं समझ पाए। हमारे पास एक भय की भावना होती है। जब तक हमारे पास भय की भावना होती है, इस भय की भावना जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक हम इकॉनमी में या एजुकेशन में या किसी भी सिस्टम में जो है ना पूरी तरह से अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते, हिचकिचाते हैं उस मामले में। तो इस भय की भावना को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो जो है ना हमें संवैधानिक विधानों के संबंध में एक सरकार के द्वारा एक प्ले करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए। वैसे तो हम पढ़ते ही रहते हैं, टीचर पढ़ाते रहते हैं। एक्चुअल में हमारे अधिकार क्या है, एक्चुअल में शासन के अधिकार क्या है, एक्चुअल में एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे संविधान पे ही एक एपिसोड बन जाए, हमारे संविधान पे ही एक फिल्म बन जाए, जिसके पूरे बिंदुओं को बिल्कुल वास्तविक रूप से निखारा जाए। भले ही वो जो है ना एक 4 घंटे की, 6 घंटे की 2-3 टुकड़ों में मूवी बन जाए, लेकिन एक बार तो हमारे संविधान पे सभी भाषाओं में मूवी बनना चाहिए। और ये बच्चों में प्रसारित होना चाहिए, ये नागरिकों में प्रसारित होना चाहिए, जिससे उन्हें अपने अधिकारों का तो भान हो जाए, जिससे उन्हें अपने कर्तव्यों का भान हो जाए, जिससे शासन क्या कर सकता है इसका भान हो जाए, शासन क्या गलत कर रहा है इसका भान हो जाए। अगर इस प्रकार का उसे ज्ञान हो जाता है, अगर इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, तो हमारे नागरिक में एक बौद्धिक तेजी से बदलाव आ सकता है। हम नई शिक्षा नीति लेके आए, कुछ भी लेके आए,
नई शिक्षा नीति, नई अर्थव्यवस्था, नई इकोनॉमी, माइक्रो इंडस्ट्रीज को डेवलप करना या मिडिल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना या हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। देखो, हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए तो जो बौद्धिक क्षमता बैठी रहती है वो अपने आप को हैंडल कर लेती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्रामीण क्षेत्र में और माइक्रो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। तो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, छोटा छोटा उनको लोन मिलता है। उस छोटे से लोन में लोगों को जागरूक करना पहले पड़ेगा कि आप 5-10 लोग इकट्ठे हो, 5-10 लोग, जैसे मान लो सरकार ने कहा हम आपको 25 लाख रुपए का जो है ना लोन देंगे, आप अपनी फैक्ट्री को शुरू कीजिए। तो आपके पास 2 विकल्प रहते हैं कि हम अपनी फैक्ट्री को या तो घर में शुरू करें। अगर हम अपनी फैक्ट्री को अपने घर में शुरू करते हैं तब एक समस्या आती है कि जो आपका घर जो है ना वो रहने के लिए है, ये जो घर आपका है आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कमर्शियल क्षेत्र में, तो आपको बिजली का कनेक्शन कमर्शियल लेना पड़ेगा, आपको जो हाउस है ये हाउस टैक्स कमर्शियल देना पड़ेगा। ये कुछ मतलब हमारा आपसी जोलमेल नहीं है, कोई आपसी मेल जोल नहीं है। शासन के कानून और आपके द्वारा उत्साहित किए जा रही योजनाएं या आपके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही चीज़ें टकराने लगती हैं। जब ये चीज़ें टकराने लगती हैं तो व्यक्ति जो है ना असमंजस की स्थिति में होता है कि मैं आखिर करूं क्या। 25 लाख में अगर आप कोई धंधा करते हैं तो 25 लाख में जो है ना एक प्लॉट नहीं आता है ढंग का। भाई धंधा कोई आप यहाँ से जंगल में तो करोगे नहीं, धंधा कोई करोगे तो मतलब एक कोई उत्पादन करोगे तो आप ऐसी जगह उत्पादन करोगे जहाँ पे इंफ्रा प्रॉपर होगा, जहाँ पे सड़क का ट्रांसपोर्टेशन का आपके पास फैसिलिटीज़ होगा, जहाँ पे आपके पास जो है ना बिजली का विद्युत व्यवस्था का फैसिलिटीज़ होगा, लगातार आपके यहाँ विद्युत आती होगी। ऐसी सुविधाएँ जो है ना शहर के नज़दीक होती हैं, शहरी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, तो वो अपनी उत्पादन की इकाई शहरी क्षेत्र में लगाना पसंद करेगा। तो 25 लाख में प्लॉट आएगा, फिर बाकी प्लॉट ही ले लिया उसने, जितना उसे ऋण मिला था, तो फिर उसने फैक्ट्री कहाँ लगा पाई, कहाँ अपना इंडस्ट्रीज खड़ा कर पाए। तो लोगों को जागरूक करो कि आप जो है ना 25 लाख रुपए अगर आपको मिल रहेंगे तो एक माइक्रो इंडस्ट्रीज आप या तो घर पे शुरू करो, तो हम आपको ये अनुबंध नहीं रखेंगे, आप पे ये चीज़ लागू नहीं होगी कि आप अपने घर पे उत्पादन नहीं कर सकते। आप केवल गुणवत्ता को बनाए रहो। आप जो है ना प्रोडक्शन जो कर रहे हो, जो उत्पादन कर रहे हो, उस उत्पादन की जो हमने गुणवत्ता तय की है कि इस उत्पादन में ये गुणवत्ता होना चाहिए प्रोडक्ट की, उसको आप बनाए रहो, उसकी हम समय समय पर जाँच कराते रहेंगे। दूसरी बात है जांच इकाइयों की। देखो, जांच इकाइयों में क्या होता है, व्यक्ति जाते हैं, जैसे लोन मिलता है तो व्यक्ति जाते हैं, तो जब उत्पादन चलने लगता है तो जो एक सिस्टम जाता है उसकी जांच करता है, तो वो कहता है इसमें ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। देखो, किसी को ये सही नहीं है या इसमें ये कमी है, जो कमियों को दूर कराने की कोशिश करना चाहिए हमें, ना कि उसको बेंड करने की कोशिश करना चाहिए। उस बंदे ने 25 लाख का लोन लिया है, 25 लाख का लोन लेके आप उसको बेंड कर दो कि 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने की फैक्ट्री बंद रही उसकी, या वो उत्पादन की इकाई बंद रही, तो उसे तो लोन का तो कर्ज बराबर चुकाना है, लेकिन आपकी वजह से उसका उत्पादन बंद हो गया, तो ये एक समस्या खड़ी हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है जो सैद्धांतिक नजरिए होते हों, जो व्यवहारिक नजरिया होता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक नजरियों में डिफरेंट होता है, उस डिफरेंट को हमें बेंड नहीं करना था, उसे समाप्त नहीं करना था, मतलब उसको सॉल्यूशन निकालना था, उसका समाधान निकालना था, ना कि ऐसा करना था कि उसे बेंड कर दिया। उसके बारे में आप सजेस्ट कीजिए कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट डालते हैं, देखो वो अननोन पर्सन है, वो एक्सपर्ट पर्सन नहीं है जो अभी छोटी सी इकाई लेके चल रहा है, वो अननोन पर्सन है। तो अननोन पर्सन को हमें हेल्प करना चाहिए। तो हमारे पास गवर्नमेंट के पास या मैकेनिज्म के पास या एक डिपार्टमेंट के पास एक सिस्टम होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो जिस सिस्टम की खामियां हैं, जो राजनीतिक खामियां हैं, इन राजनीतिक खामियों को प्रशासनिक खामियों से दूर रखना चाहिए। देखो, राजनीतिक जो चीज़ें होती हैं, वो राजनीतिक आपको जो है ना हम प्रतिनिधि चुनते हैं, हमारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो प्रतिनिधि देश के विकास के लिए होता है, जो प्रशासन होता है वो भी देश के विकास के लिए होता है, नागरिक जो होता है वो भी देश के विकास के लिए होता है। सबके जब साध्य एक ही हैं कि हमारा देश तरक्की करे, तो हमारे साधनों में जो अंतर आता है वो क्यों आता है। तो इसके लिए जो है ना साधनों में तो मतलब सबकी सीमाएं तय कर दें कि आप राजनीतिक जो आप व्यक्ति हैं, तो आप राजनीतिक व्यक्ति तब तक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपको ना लगे कि पब्लिक के साथ जो है ना गलत हो रहा है, तब तक आप बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और किसी प्रकार का अगर आप हस्तक्षेप करते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा। तो ऐसी प्रशासन में होना चाहिए कि प्रशासन में अगर कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या प्रशासन का कोई राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, या प्रशासन का पब्लिक में हस्तक्षेप कर रहा है, या पब्लिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर रही है, तो ठीक है, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ना आप हस्तक्षेप कर रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, तो आप एक लिख के दीजिए हमको कि ये गलत है और आपने ऐसा ऐसा गलत किया, आप हमें लिख के दीजिए, हम वैसा कर देंगे जिससे कि आप दोषी बनो, मैं दोषी ना बनूं।
मतलब मेरे पे लगा है कि एक गलत प्रभाव डाला गया है तो मेरे को दंडित न किया जाए, ये सिस्टम एक बनना चाहिए। तभी हमारी इकॉनमी जो है ना एक प्रॉपर ढर्रे से ऊपर उठेगी। देखो, इकॉनमी को उठाने के लिए देश के हर नागरिक को सामने आना पड़ेगा, देश के हर नागरिक को भागीदारी निभाना पड़ेगी। सरकारों और नेताओं और राजनीतिज्ञों और प्रशासन के भरोसे नहीं रह सकते हम। अगर हमारे पास 50 रुपये भी हैं और 50 रुपये से हम अपना धंधा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें शर्म छोड़ना पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये छोड़ना पड़ेगा कि मैं BA MA कर लिया, MA करने के बाद अब मैं रुमाल बेचूंगा, MA करने के बाद मैं ब्रेड बेचूंगा, MA करने के बाद मैं ऐसा बेचूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इस भावना को तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा। एक होता है कि हमें सब नौकरियों की जो ललक होती है, नौकरियों की ललक को छोड़ो। नौकरियां देखो, आप कर्म कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, आपके सभी सब्जेक्टों पे कमांड है, हर बिंदुओं पे आपकी कमांड है, आप प्रयास करते रहिए, आपको नौकरी मिलना होगी तो आपको मिल जाएगी। अगर नौकरी आपको 30 साल के बाद नहीं मिली मान लो, तो क्या करोगे? तब तो आपका भविष्य अंधकार में दिखेगा आपको। तब कुछ ना कुछ तो करोगे ना जीवन जीने के लिए। तो जब जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे तो इस सिस्टम के साथ कुछ ना कुछ क्यों नहीं करते हो कि अगर 5 साल आपने नौकरी का या 3 साल आपने नौकरी का प्रयास किया तो इस नौकरी के प्रयास करते हुए आप 3 साल जो अदर सेक्टर में आप जो उत्पादन की इकाई में भागीदारी निभा रहे थे तो 3 साल में उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो कि अगर आप नौकरी नहीं मिलती है तो आप पूरा का पूरा फोकस इस सेक्टर में कर दोगे। तब तक आपको इस सेक्टर की काफ़ी जानकारी हो जाती है, आप एकदम से उसे तेज़ी से आगे बढ़ाने लगोगे क्योंकि आप पूरा समय उस पर लगा देते हो। देखो, अगर आपको सफलता पाना है किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपके शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हो, चाहे आपके नौकरी के क्षेत्र में सफलता हो, चाहे आपके बिजनेस के क्षेत्र में सफलता हो या राजनीति के क्षेत्र में सफलता हो, तो इन सब क्षेत्रों को में जो है ना आपको तपस्या करना पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा, एक अच्छा समय देना पड़ेगा। मतलब आप ये मान के चलो कि 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे आपको जो है ना पर डे, अगर किसी खास क्षेत्र में आपको जाना हो, आपने सोच ही लिया है कि मुझे राजनीति में ही जाना है, तो आप ये मान के चलो कि आप राजनीति में जाना है तो 10 से 12 घंटे जो है ना आपको राजनीति को देना पड़ेंगे। और आपको जो है ना लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों का सहयोग करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं साहब आपके हेल्प के लिए तैयार हूँ, मैं जनसेवा के लिए तैयार हूँ। तब आप जनसेवक बन के उठते हैं और आपको जनसेवक बनने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे, हो सकता है आपको 15 साल लग जाए, लोगों को 20-20, 30 साल लग जाते हैं जनसेवक बनने में। तब वो जनसेवा में आते हैं, तब वो विधायक सांसद बनते हैं, तब वो मंत्री बनते हैं। तो उनके 30 साल की तपस्या को देखो, आप अपने 5 साल 2 साल 3 साल की तपस्या को देखो। 30 साल में एक उतनी जितनी एक जनसेवा करने वाला और ऊपर पहुंचने वाला व्यक्ति जो 30 साल अपनी जनसेवा के लिए लगा देता है, उस व्यक्ति के 30 साल की जो वैल्यूज़ होती है उस वैल्यूज़ को देखो। और एक बिजनेसमैन जो है ना 30 साल लगाता है, अपने पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और 30 साल लगाता है अपने बिजनेस में, तो उस बिजनेसमैन की वैल्यूज़ को देखो। 30 साल में उसका बिजनेस कहाँ से उठ के कहाँ पहुँच जाता है, आप इस बात को समझ सकते हैं। मतलब होता है कि अपने आप को संगठित करो, अपनी शक्तियों को संगठित करो, अपनी शक्तियों को संगठित करके और एक ऐसे बिंदु पे लगाओ कि उसमें कुछ ना कुछ आपको रोज प्राप्त होने लगे। तभी हमारी उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ेंगी, तभी हमारा उत्पादन बढ़ेगा। और इसके लिए जो है ना आप एकजुट हो, आप में एक कम्युनिटी होना चाहिए और एक प्रॉपर शार्प आप में जो है ना एक प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। शार्प प्रतिस्पर्धा से मतलब है कि पवित्र प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, अपवित्र प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पर पवित्र प्रतिस्पर्धा हमारी अपनी देश की इकोनॉमी को खंडित करती है। पवित्र प्रतिस्पर्धा, देखो विदेशों से जो कंपनियां आती हैं, विदेशों से जो इस प्रकार की संस्थाएं चलती हैं, वो देखते हैं कि उनमें जो है ना किसी भी कीमत पे उन्हें अपनी कंपनी को यहाँ एस्टेब्लिश करना हो, किसी भी कीमत पे उन्हें आगे बढ़ाना है, तो वो क्या करती हैं, मुझे क्या है, मुझे तो केवल यहाँ पे कैप्चर करना है यहाँ का मार्केट। जब यहाँ का मार्केट आपको उसे कैप्चर करना है तो वो अलग अलग दंड विधान बना सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमें अपने वतन में अपना मार्केट बनाना है। जब हमें अपने ही वतन में अपना मार्केट बनाना है तो हमें तो कम से कम एक बार ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम किसी मार्केट को कैप्चर या गलत साधनों से हम आगे बढ़ रहे हैं, गलत से उसे डिफीट करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये तो सोचना पड़ेगा कि जिसको हम डिफीट कर रहे हैं वो भी तो हमारा सेक्टर है। अगर वो सेक्टर हमारा डिफीट हो रहा है, अगर वो बंदा वो कंपनी हमारी डिफीट हो रही है, तब भी तो हमारे देश का नुकसान हो रहा है। कभी न कभी आपको लोक कल्याण के बारे में सोचना पड़ेगा, कभी न कभी आपको देश के बारे में सोचना पड़ेगा। लोक कल्याण और देश के बारे में, समाज के बारे में अगर आप सोच के चलते हैं, पर्यावरण के बारे में आप सोच के चलते हैं और फिर इसी सोच के आधार पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, आपको समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो आपकी पवित्र जो प्रोग्रेस होगी वो पवित्र प्रोग्रेस बहुत दीर्घकालीन होगी, बहुत शार्प होगी
और बहुत बेहतरीन आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है इस देश में। तो आप समझ सकते कि आपको क्या करना है। आपको केवल आज से या अभी से आपको केवल एक सोचना है कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। आज मैं मतलब भले ही आप शुरुआत निस्वार्थ भाव से करो, भले ही इसमें आपको ये लगे कि मैं 50 रुपये नहीं कमा रहा हूँ, मैं आज निस्वार्थ भाव से आज ये काम करूँगा, देश के लिए, समाज के लिए आज ऐसा काम करूँगा। अगर आप वैसा काम करते हो तो कहीं ना कहीं जिसके लिए आप काम करते हो आप उस बंदे को सपोर्ट कर देते हो, और उस बंदे को सपोर्ट करते हो तो उसके काम का मूल्य उस बंदे को मिलता है, और जब उसके काम का मूल्य उस बंदे को मिलता है तो कहीं ना कहीं वो देश की इकोनॉमी में सपोर्ट करता है। देखो, आपने पार्टिसिपेट कर दिया देश की इकोनॉमी में, कैसे? फ्री होल्ड। लेकिन जिसको आप सपोर्ट किए हैं वो तो पार्टिसिपेट किया देश की इकोनॉमी में टैक्स के रूप में या पैसे के रूप में, उसने तो कुछ ना कुछ अपने श्रम का वैल्यूज को पाया है, तो उसके श्रम के वैल्यूज में आपकी जो फ्री होल्ड सपोर्ट था वो जुड़ गया ऑटोमेटिक। तो आपको ये लगना चाहिए कि मैंने आज देश को 50 रुपये दिया है, मैंने आज देश के लिए 50 रुपये किया है। भले ही आपको आपकी श्रम का वैल्यू ना मिला हो, लेकिन आपने दिया है, आपने वतन को दिया, उस बंदे को नहीं, आपने वतन को भी कुछ ना कुछ दिया है, आपने समाज को भी कुछ ना कुछ दिया है। ये नज़रिया आपके पास होना चाहिए। जब तक ये नज़रिया नहीं जगेगा, जब तक हम जापान नहीं बन सकते हैं, जब तक हम हिंदुस्तानी रहेंगे। हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी को ये सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान की वर्तमान पीढ़ी को ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो सोच का नज़रिया है वो इकॉनमी को उठाने के लिए हमें सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, सब लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम जो दिन भर बैठे रहते हैं, हम जो दिन भर काम नहीं करते हैं, हमें कुछ दिन में ऐसा काम करना है कि जो आप फाइलें तैयार करो, आप लेक्चर तैयार करो, आप कुछ ना कुछ करते रहो। जो भी आप करोगे वो कल भाई जिस रास्ते पे आपको जाना है उसी रास्ते की चीज़ें तो आप तैयार करोगे। अब जिस रास्ते की चीज़ें आप देखना, जब आपको ज़रूरत पड़ती है, एक किसान के संदर्भ में बोलते हैं, देखो एक किसान जो है ना अपने खेत पे काम करता है, इसके बाद उन्होंने की लॉकबंदी, आप कहीं नहीं जा सकते हैं, उसके खेत कहीं बाहर हैं, दूर हैं, तो वो बैठ जाता है, एकदम निठल्ला बैठ जाएगा। अब उसको कुछ नहीं करना भाई घर की, क्योंकि खेत दूर है तो वहाँ नहीं जा नहीं सकते, आवागमन बंद है। तो वो जो 10 दिन बैठा रहेगा तो 10 दिन में उसे चाहिए था कि अपना गेहूँ छान ले, अपना जो है ना वो बीज छान ले, या इस टाइप के अपने ऐसे कार्य करते रहे कि जो हमारी फसलिंग का टाइम आएगा, फसल बोने का टाइम आएगा, फसल काटने का टाइम आएगा, तो उस समय के लिए हम अपना चीज़ें तैयार करके रख लेंगे। उस समय जो है ना हम सीधा इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, सीधी बुवाई कर देंगे। तो अगर इस नज़रिए से सोचता तो उसका देखो कितना टाइम बचता, वो जो टाइम उसका बचता तो इस टाइप से हो जाता। ऐसे ही जो है ना जो कंपटीशन के क्षेत्र में जो लोग थे कि उन्हें हमें जो है ना 3 महीने का टाइम मिला है, तो 3 महीने में सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें पढ़ना था। जो सेक्टर उनके कमज़ोर थे, इन सेक्टरों को फोकस करना था। मोबाइल संचार व्यवस्था बराबर चल रही थी, मोबाइल चल रहे थे, तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो मोबाइलों से बात करना थी, लोगों से सहयोग करना, सहयोग मांगना था, ग्रुप में डालते, ऐसा कुछ करते, अपना ग्रुप बनाते कि इतने इतने लोगों का अपना एक ग्रुप बना लिया जाए इस समय, और हम ग्रुप बना रहे हैं तो इसमें केवल शिक्षा संबंधी बात हो, हम ग्रुप बना रहे हैं तो केवल बिजनेस संबंधी बात हो। मतलब ये जो अपने देखो एक जो सोशल ग्रुप जो चलता है, सोशल ग्रुप का उद्देश्य अलग हो गया है। सोशल ग्रुप में हम केवल टाइम पास करते हैं, जबकि सोशल ग्रुप का उद्देश्य ऐसे नहीं था। समाज वो होता है जो एक ढांचे में, ढांचे में बंधा हुआ होता है। हमारा समाज, हमारा सोशल ग्रुप स्वच्छंद हो गया है। तो ये स्वच्छंद होने का कारण क्या है? ये स्वच्छंद होने का कारण है कि हम अपनी चीज़ों को टाइम पास करने लगे हैं। हम अपने धंधे से, हम अपने बिजनेस से, हम अपने सिस्टम से दूर हटते चले जा रहे हैं। क्यों दूर हटते चले जा रहे हैं? कि सरकार ने बंद कर दिया, बताओ हम जा नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो सोशल ग्रुप था, सोशल ग्रुप का मतलब ये होता है आप बिजनेसमैन हैं, आपको कहीं पर कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप जो है ना उस पर सोशल ग्रुप पर डालते कि मुझे इस चीज़ में ये दिक्कत आ रही है। तो जो उसका जानकार होता, जो स्पेशलिस्ट होता, आपकी सोशल में, जो सोशल ग्रुप में आपका ऐसा व्यक्ति जुड़ा होता, तो वो आपको सजेस्ट करता कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे ऐसे दूर कर सकते हो, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सोशल ग्रुप का मतलब यहाँ होना चाहिए था। आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो आप सोशल ग्रुप पर डालते मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है, इसका आंसर क्या है। वहाँ से जो बच्चा जानता होगा या जो व्यक्ति जानता होगा वो आपको बता देता, क्योंकि वो भी आपके सोशल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो सोशल ग्रुप से जुड़ने का मतलब हमारा अपने हितों को, अपने देश के, अपने वतन के, अपने सोशल के हितों को
लाभ प्रदान करना था, ना कि समय पास करना था। तो एक नज़रिया बदल गया पूरा। इस नज़रिए को हमें जो है ना दोबारा से एक डाइवर्जन देना पड़ेगा, एक बार फिर से इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और हमारा ओवरऑल व्यूज़ जो है ना हमारी इकोनॉमी पे आना चाहिए। मतलब हमारा ओवरऑल व्यूज़ हमारी बौद्धिक क्षमता पे आना चाहिए, ओवरऑल व्यूज़ हमारा जो है ना नागरिकों को सही मार्ग दिखाने पर आना चाहिए। ओवरऑल हमारा व्यूज़ जो है ना हमें जो सरकारें योजनाएं बना के देती हैं या सरकारें जो योजनाएं इम्प्लीमेंट करवाती हैं वो योजनाएं कहाँ गई, इस बात को पूछने पे आना चाहिए। मतलब हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए जो कृत्य कार्य किए जा रहे हैं वो कृत्य कार्य क्या पर्याप्त हैं, अपर्याप्त हैं। अगर अपर्याप्त हैं तो हमें आवाज़ उठाना आना चाहिए, इन सब चीज़ों को आना चाहिए। तो हम इन सब चीज़ों से दूर हो गए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। तो देखो सरकारों का भी दायित्व है कि वो जो है ना जो योजना चला रहे हैं उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। पोर्टल बनाए सरकार जगह जगह पे, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोर्टल बनाए कि जिससे उनके बारे में जानकारी हो, और सरकार को उसका ऑडिट कराना चाहिए। और ऑडिट जो है ना एक अलग से, मेरे हिसाब से तो जो है एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए एक डिपार्टमेंट सरकार को बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अगर डिपार्टमेंट सरकार को बनाना है इस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए और इस व्यवस्था को अगर काबिज करने के लिए सबसे बड़ा डिपार्टमेंट अगर बनाना चाहिए सरकार को, तो पुलिस और सेना की बजाय गुप्तचर विभाग को बड़ा बनाना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा, और गुप्तचर विभाग से हर जिले लेवल की, हर ग्रामीण क्षेत्र की, हर नेता की, हर प्रशासक की जानकारी सिस्टम को गोपनीय तरीके से मिलती रहे। अगर ऐसा किया जाता है, एक बड़ा लॉबी गुप्तचर विभाग की जो गुप्त रहे, जिसका पता भी ना लगे कि वो आम नागरिक है कि वो गुप्तचर है, अगर इस प्रकार की एक लॉबी को बनाते हैं और जो हर सूचना को, हर योजना कितनी इंप्लीमेंट हो रही, कैसे कराई जा रही, कहाँ तक इसका कार्य पहुँचा है। RTI हमने जो है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन डाला था, राइट टू इन्फॉर्मेशन को हमने इम्प्लीमेंट किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें उतना सफल नहीं हुआ है जितना सफल उसी होना चाहिए था। बहुत अच्छा कदम था लेकिन वो उतना कारगर नहीं हो पाया। पता नहीं सिस्टम की कमी थी, लोगों की कमी थी, लोगों की जानकारी नहीं थी, या लोगों में इतना बौद्धिक क्षमता नहीं थी, क्या हुआ, लेकिन वो उस नज़रिए से नहीं देखा गया। तो कम से कम एक जो है ना सेल्फ डिपार्टमेंट होना चाहिए जो सरकार से स्वतंत्र हो, जिसका सरकार से कोई रिश्ता नहीं हो, और ऐसे गुप्तचर विभाग से रिपोर्टिंग होना चाहिए। वो सिस्टम को सौंपे कि यहाँ पे ये दिक्कत है, उसके तुरंत जांच होना चाहिए। जांच के बाद जो जांच अधिकारी हो, जांच सिस्टम है, वो भी एक स्वतंत्र निकाय के रूप में होना चाहिए। क्योंकि जांच जब राजनीतिक दबाव को अगर आपको हटाना है, प्रशासनिक दबाव को अगर आपको हटाना है, अगर वाकई में इन प्रेशरों को कम करना है, तो कम से कम कुछ इकाइयाँ तो हमें ऐसी सेल्फ बनाना पड़ेंगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे मतलब न्यायालय है, न्यायालय पे जैसे सरकार का कोई दबाव नहीं होता, बिल्कुल फ्री होल्ड होकर न्यायालय जो है ना एकदम निर्णय सुनाता है। उसमें ना किसी को कुछ कहने की जरूरत पड़ती है, ना किसी को अभी फेथ बना है उस पर। ऐसे जो है ना स्वतंत्र निकाय अगर हम बना दें एक जांच विभाग के लिए, जिस पे किसी का कोई दबाव ना हो, और ये जांच विभाग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होना चाहिए। और ऐसी अगर हम जो है ना एक गुप्तचर विभाग बना दें, अगर इन दो विभागों को स्वतंत्र करके और प्रॉपर इम्प्लीमेंट करें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है ना इन व्यवस्थाओं में सुधार आ सकता है। और किसी चीज़ को पनिष्ड करने की बजाय उसे अल्टीमेट दो, उसे समझाओ, उसकी मनोवृत्ति को बदलना है। और उसकी मनोवृत्ति तभी बदलेगी जब उसकी आत्मा कुछ जगेगी, और आप उसकी आत्मा को जगाने की कोशिश कीजिए। चाहे वो बंदा प्रशासन में हो, चाहे वो बंदा नागरिक हो, चाहे वो बंदा नेता हो, चाहे वो बंदा कोई भी हो, उसकी आत्मा को जगाना है। देखो दंड विधान तो क्या होता है, दंड विधान हमारे यहाँ कहते हैं कि जब जेल में डाला जाता है तो सुधार गृह है, वो जेल गृह नहीं है, पनिश नहीं होता, वहाँ सुधार होता है। मैटर इज नॉट दिस, सुधार होता है। कितना सुधार होता है, कैसे सुधार होता, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, बार बार लोग फिर क्यों जेल जाते हैं, फिर क्यों अपराध में उतर आते। इसका मतलब होता है कि हम उनकी मनोवृत्ति को नहीं तोड़ पा रहे। इसका मतलब होता है कि हम उनके जो है ना जेल से निकलने के बाद उनका जो सब कुछ खो गया है, जो पूरा सिस्टम चला गया उनका, जो उनका मतलब एक तरह से डैमेज हुआ है, जो इकॉनमी उनकी डैमेज हुई है, उस इकॉनमी को फिर से वो पटरी पे लाने के लिए फिर वही शॉर्ट टर्म अपनाने लगते हैं, और फिर पटरी पे लाने के लिए वही शॉर्ट टर्म अपनाने लगते हो। ये उनकी आदत में आ जाता है, तो उनकी आत्मा एक तरह से मर चुकी होती है। इनकी सोशल आत्मा, उनकी जो है ना नेशनल आत्मा, उनकी जो है ना इस प्रकार की जो आत्माएं मर चुकी होती हैं। अब जब वो आत्माएं मर चुकी होती हैं तो उसे जगाने की ज़रूरत थी, और उसे जगाने के लिए जो है ना हमें जो है ना बिल्कुल लगातार, हमें सीधी सी बात है, हमें टोटल मतलब हमें अपने देश की अंदर ही पूरी राजनीतिक व्यवस्था, पूरी व्यवस्थाओं को फोकस करना है।
देखो, ईमानदारी से सोचना कि कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि जो है ना 5 साल तक पूरे जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में लगातार भ्रमण नहीं करता है। लगातार भ्रमण करे, लोगों से जाए, 2 लोगों से मिलते हैं, उसे ये लगता है कि हम 2 लोगों से मिले हैं। गांव में हम पहुंचे तो मतलब एक वो हजारों आदमी खड़े हों, सैकड़ों आदमी खड़े हों, नेताजी आए, मतलब एक जो रोल प्ले था, ये रोल प्ले खत्म होना चाहिए। ये रोल प्ले मतलब आपको लगता है आप गांव में जाओ, 4-6 घरों में पूछो, भैया कोई दिक्कत है, आपको कोई समस्या है, बताओ क्या समस्या है। हम आपकी समस्या को नोट कर रहे हैं, किससे समस्या है हम उनसे जाके बात कर रहे हैं, उनसे जाके बात करो। देखो, जनप्रतिनिधित्व का मतलब यहीं से सुधार होगा, सुधार यहीं से होगा। यहाँ से हम अगर सोचेंगे कि हम नीचे से सुधार करें, देखो नागरिक या तो फिर पूरे देश की 137 करोड़ की आबादी जो नागरिक के रूप में है, ये पूरी आबादी सक्षम हो जाए, ये पूरी आबादी बुद्धिजीवी हो जाए, ये पूरी आबादी अपने अधिकारों को समझने लगे, तो सुधार हो सकता है। तो ये लोग मजबूर हो जाएंगे, ऊपर का सिस्टम मजबूर हो जाएगा, और जब ऊपर का सिस्टम मजबूर हो जाएगा तो फिर वो अपने तरीके से ढंग से काम करने लगेंगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को एकदम मनोवैज्ञानिक रूप से, एकदम बौद्धिक रूप से परिवर्तित कर दिया जाए, ऐसा तो अभी हाल फिलहाल कम से कम 50 वर्षों तक संभव नहीं है। अभी से हम जब प्रयास करेंगे इस प्रकार का, अभी से हम बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास करेंगे, तब 40-50 वर्षों के बाद ये जो है ना बदलाव, मनोवैज्ञानिक बदलाव दिखाई देगा हमें, तब हिंदुस्तान बदलेगा। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि ऊपर के लेवल से तो हम सार्प कर सकते हैं, ऊपर के लेवल से तो हम ये कह सकते हैं, हम प्रेषित तो कर सकते हैं प्रेसों में, हम प्रेषित तो कर सकते हैं टीवी में कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है ना हर रोज़ या हर महीने में 2 बार आपके यहाँ आएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, आपकी समस्या का समाधान ऑन स्पॉट अधिकारी के सामने बिठा के कराएंगे। जिस अधिकारी से आपको प्रॉब्लम है, जिस थाने से आपको प्रॉब्लम है, जिस आपकी रेवेन्यू सिस्टम से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति से आपको प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, जिससे प्रॉब्लम है, हम सामने बिठा के जो है ना वास्तविक रूप से, हम व्यक्तिगत रूप से मध्यस्थता की भूमिका निभा के, देखो यहाँ पे क्या होता है, आपकी समस्याओं को सुन के पार्लियामेंट में उठाना, आपकी समस्याओं को सुन के विधानसभा में उठाना उनका दायित्व बनता है। तब जब वो समाधान नहीं कर पाती हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब है हमने अपना प्रतिनिधि आपको चुना है, हमने अपना प्रतिनिधि चुना है कि आप हमारी समस्या का यहाँ समाधान करो, अगर यहाँ समाधान नहीं होता तो हमारी समस्या को वहाँ उठाओ, ये मतलब होता है। तो अगर हम ऊपर से अगर मनोवैज्ञानिक रूप से इस दबाव बनाते हैं ऊपर से, तो अगर इस प्रकार से हम अपनी क्रियाविधि को ईमानदारी से अपनाते हैं तो नीचे तक आने में जो है ना बहुत आसान हो जाता है, और लोगों को आसानी से जो है ना, लेकिन समस्या ये है कि हम जो है ना केवल अपने वो हमारे जो फॉलोवर्स हैं केवल वही हमारे हैं, उन्हीं लोगों की वजह से मैं जीता हूँ। तो जो आपके फॉलोवर्स हैं, मान लो 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 फॉलोवर्स हैं, तो क्या 5 ही हजार वोट मिले थे आपको? अगर आपको जो है ना 10 लाख वोट मिला है, 8 लाख वोट मिला है, तो 8 लाख वोट वो भी तो आपके फॉलोवर्स हैं। आपको मत उन्होंने इसलिए दिया क्यों? क्योंकि वो आपको फॉलो करना चाहती हैं, और वो आपको फॉलो करना चाहते तो उन्हीं को समस्या है, तो उनकी कौन सुनेगा? जब उनकी आप नहीं सुनोगे, जब प्रतिनिधि नहीं सुनेगा, तो आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो हमारी इकॉनमी अपने आप सपोर्टेड होने लगेगी, अपने आप उठने लगेगी। क्योंकि अगर आप देखते हो कि अगर आपको इकाइयों में, अगर आपकी ऐसी इकाइयों में जो है ना अगर आपको डेवलप करना है तो आपको जो है ना ग्रुप बनाना पड़ेंगे। आपको राजनीतिक संरक्षण आपको मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम आपको आर्थिक संरक्षण तो शासन से मिलना चाहिए। आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं कि हमें जो है ना 10 साल के लिए या 20 साल के लिए हमें ऐसा रिलैक्सेशन दिया जाए कि जिससे हम जो अपनी फैक्ट्री है अपने घर में चला सकें। जो हमारे मानक हैं, जितने संभव है मानक, उतने मानकों को हम पूरा कर सकें। अगर इतने मानकों को हम पूरा करते हैं और इस सिस्टम से हम चलाते हैं तो धीरे धीरे जब आप ग्रोथ करने लगते हैं, जब आप मानक यूनिट पे पहुंच जाते हैं, जब एक प्रॉपर आप एक स्टेटस पे पहुंच जाते हैं, तब इसके बाद जो है ना आप प्रिपेयर हो सकते हैं कि साहब अब मेरा उत्पादन इतना हो गया है, मेरा मार्केट पे कैप्चर इतना हो गया है, इतने मार्केट पे मेरा जो है ना प्रोडक्ट बिक रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं कंपनी अधिनियम के तहत कार्य करूँ। अब मैं चाहता हूं कि आपके अधिकतम जो है ना, अधिक से अधिक जो आपके मानक हैं मैं उनको फॉलो करूं, अधिक से अधिक आपके जो कंपनी के रूल्स हैं या सरकार के जो रूल्स हैं मैं उनको फॉलो करूं। तो ये जो है ना ईमानदारी उस व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित हो जाएगी अपने आप,
क्यों अंतर्निहित हो जाएगी? क्यों? क्योंकि इस स्टेटस तक पहुंचने के लिए उसे सरकार ने, उसे सिस्टम ने, उसे सोशल ने, उसे प्रशासन ने जो है ना सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया है तो उसे लगता है कि यार इस स्टेज पर मैं आ गया, अब इनका पालन करके मैं आगे और आगे बढ़ सकता हूं और आने वाली मेरी जो पीढ़ी है इकॉनमी की, वो इस स्टेटस तक आ सकती है। इस प्रकार से जो है ना सोच का नज़रिया होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जो है ना अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा और हम एक बार जो है ना फिर से उठ खड़े होंगे। हमें एक बार फिर से हमें जो है इकॉनमी जो है 2 डिजिट में हमारा जीडीपी आने लगेगा। देखो, जीडीपी को इतना बढ़ाना अब हाल फिलहाल इतना आसान नहीं रह गया जब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग देखो, हम लोग जो है ना नौकरी चाहिए तो आप नौकरी चाहिए। देखो हाँ, युवा पीढ़ी को मैंने जरूर देखा है कि जो युवा पीढ़ी आ रही है, इस युवा पीढ़ी में बहुत एनर्जी है। जो युवा पीढ़ी प्रशासन में जा रही है, जो युवा पीढ़ी पुलिस में जा रही है, जो युवा पीढ़ी आर्मी में जा रही है, जो युवा पीढ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में जा रही है, जो रेवेन्यू सिस्टम में जा रही है, इस युवा पीढ़ी का कार्य करने का तरीका जो है ना बिल्कुल अलग है। काफ़ी हद तक ये युवा पीढ़ी जो है ना शार्प नज़रिए से देखती है और वो युवा पीढ़ी शार्प नज़रिए से तब तक देखती है जब तक उस पर दबाव नहीं पड़ता है। और जैसे जैसे उस पर दबाव पड़ने लगता है, जैसे जैसे वो भय बैठालने लगते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे उनका फ़ोन आएगा, ये प्रेशर हो जाएगा, जब जैसी भय बैठने लगता है फिर वो सांचे में ढलने लगती है। तो वो सांचे में ढलने के लिए अभी भी बहुत ताकतवर है, अभी सांचे में ढलने के लिए उसे बहुत वक्त चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो युवा पीढ़ी आ रही है, ये अच्छी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है। मतलब एक बौद्धिक, उनके पास एक बौद्धिक क्षमता है, उनके पास कुछ कर गुजरने की क्षमता है। इस लेवल से जो है ना एक सिस्टम में ढलने के लिए इसे लंबा दायरा तय करना पड़ रहा है, बड़ा दायरा तय करना पड़ रहा है। हर चीज़ में जो है ना वो यस सर नहीं करती है, वो नो सर भी कहने लगी है। और जैसे व्यक्ति जो है ना नो सर कहने लगता है तो इसका मतलब होता है कि वो अपना पक्ष रखने लगा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मतलब आपके ढर्रे पे नहीं चल सकता हूँ। मुझे जिस सीट पे बैठाला गया है, जिस सिस्टम में मुझे शामिल किया गया है, उस सिस्टम में जो मेरा काम है मैं वही काम करूंगा जो मुझे विधि या विधान देता है। जो आप कहेंगे और विधि विधान वो नहीं देता तो मैं नहीं करूँ। जैसे ही आप नो सर करना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि अब मेरी समझ में आ गया कि आप नई युवा पीढ़ी से हैं, आप बिल्कुल इस बात के लिए सजग हैं कि अब मैं कोई ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ जो काम मेरे सीट के लेवल का नहीं है। तो इस प्रकार का जो है ना नज़रिया देखने को मिला है। ये नज़रिया हमारी इकॉनमी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। देखो, प्रशासन सीधे इकॉनमी से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि प्रशासन की गतिविधियां, उनकी प्लान, उनकी योजनाएं, उनके सपोर्ट, ये सब इकॉनमी को सपोर्ट करती हैं, तो ये जुड़ा होता है। तो इसे भी हमें देखना पड़ेगा। आर्थिक इकाइयों के आधार पर ही हम ऊंचा नहीं उठना चाहेंगे। आर्थिक इकाइयों के आधार पे हमें ऊंचा उठने के लिए बहुत सारी समस्याओं को व्यवहारिक रूप से फेस करना पड़ता है। उन समस्याओं का भी समाधान हमें करना होगा। तो उन समस्याओं के समाधान में हम देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को अगर हम एक आर्थिक इकाइयों में अगर हम लगाते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनकी समस्याएँ सुनते हैं और उन्हें जो ऋण दिया जा रहा है उसका ऋण देने का तरीका क्या है और आपको काम क्या करना है, कैसे आपको काम कर रहे हैं, आप इसकी रिपोर्ट, ये कागजों में नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से आपका दिखना चाहिए। अगर व्यवहारिक रूप से आपका नहीं दिखता है तो मैंने कहा था गोपनीय विभाग एक होना चाहिए। गोपनीय विभाग से मतलब होता है गुप्तचर विभाग से मेरा गुप्तचर विभाग होना चाहिए कि कितने लोगों को हमने ऋण बांटा है, जितने लोगों को ऋण बांटा है क्या वास्तव में वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये गुप्त सूचना शासन के पास पहुंचना चाहिए। अगर इस प्रकार से जो है ना हम इसको हैंडल करते हैं तो मुझे लगता है कि भारत की इकॉनमी को बहुत आसानी से अच्छे तरीके से जो है ना उठाया जा सकता है। लेकिन ये पूरी की पूरी इकॉनमी टिकी हुई है हम पे, ये हम पे टिकी हुई है, भारत के नागरिक पे टिकी हुई है। तो भारत के नागरिक को सोचना पड़ेगा, हम लोग बुद्धिजीवी हैं, हम लोग शिक्षित हैं, ये हमें दिखना चाहिए ना, ये हमें अपने कृत कार्यों से दिखना चाहिए कि हम शिक्षित हैं। आपने देखा होगा कि एक ऐसी ऑड टाइप का दिखने वाले व्यक्ति को जो है ना पुलिस वाला रोक लेता है या कोई व्यक्ति रोको, कागज दिखाओ, ये करो। आपने देखा होगा एक टिप टॉप में जो व्यक्ति जाता है पूरे सिस्टम के साथ जाता है, हेलमेट लगाएं, मास्क लगाएं, सब कुछ लगाएं बिल्कुल, और इसके बाद जो है ना जब वो व्यक्ति निकलता है तो उसको नहीं रोकते। क्यों नहीं रोकते? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बुद्धिजीवी है। जितने मानक थे, भले ही उसके पास कागज ना हो गाड़ी के, भले ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, भले ही उसके पास जो है ना पॉल्यूशन ना हो, भले ही उसके पास जो है ना बीमा ना हो, लेकिन उसे नहीं रोकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो आउटलाइन के मानक हैं उनको तय कर रहा है तो उसे जाने देते हैं।
जबकि उसके अंदर क्या है। और एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर वो हेलमेट लगा उन्हें लगता है कि तो ऐसे ही है तो उसे रोक लेते हैं। मतलब आप बुद्धिजीवी हो तो आपको बुद्धिजीवी दिखना चाहिए, आपकी बौद्धिक क्षमता से, आपके कृतकारों से, आपके उस नज़रिए से अगर दिखना चाहिए। अगर आप दिखते हो इस प्रकार से और आप कृतकार करते हो, कोई ना कोई सपोर्ट करते हो अर्थव्यवस्था में, भले ही वो सपोर्ट आपका है कैसे हो, निस्वार्थ भाव से हो, लेकिन सपोर्ट अगर आपका प्रतिदिन होता है तो भारत की इकॉनमी बहुत बड़ी हो सकती है। भारत की इकॉनमी जो है ना, आपकी आय, लोगों की आय और किसानों की आय, देश की आय कई गुना बढ़ सकती है और बहुत जल्दी बढ़ सकती है। आने वाले 5 सालों में आय को आप दोगुना कर सकते, लेकिन आप ही कर सकते, सरकार नहीं कर सकती। ये बात तो तुम तय मान लो, क्योंकि जब तक आप कृत संकल्प नहीं होंगे तब तक जो है ना सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी। चाहे जितनी अच्छी योजनाएं बना दे, योजनाएं बन के आएंगी कागजों पे, इम्प्लीमेंट तो आपके द्वारा किया जाना है। और जब आप ही इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप समझ सकते हो क्या होना है। ऐसी परिस्थितियों में जो है ना हमें जूझना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, आज अगर हम आगे नहीं आते हैं तो आने वाली हमारी पीढ़ियां जो है ना हमको कोसेंगी कि ये जो सारी व्यवस्थाएं, ये व्यवस्थाएं हमारे पूर्वज करके गए हैं और उन्होंने ये व्यवस्था को ऐसा बना दिया। जो आने वाली पीढ़ियां दूसरे देशों के नागरिकों को देखेंगी, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को देखेंगी, या तो वो लोग हमारी आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर देंगे, लूट लेंगे या कैप्चर कर लेंगे। आप कल्पना करो ना, हम लोग कमज़ोर थे, हम लोग अनपढ़ थे, हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हम भौतिकतावादी जगत में नहीं जानते थे, तभी तो ब्रिटिश हमको कॉलोनाइज्ड किया है। और दुनिया तेजी से बढ़ रही है, दुनिया की बौद्धिक क्षमता, दुनिया की कृतकार, दुनिया की इकोनॉमी अगर तेजी से बढ़ रही है और डेवलप्ड हो गए कंट्रीज, और हम लोग ऐसे ही पड़े रहे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा निर्देश नहीं मिल पाएगा, उन्हें एक स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ समाज और स्वच्छ इकॉनमी नहीं मिल पाएगी। और जब नहीं मिल पाएगी तो वो भी हम जैसे पड़े रहेंगे और उनकी बुद्धिजीविता को देखो उनकी कितनी आगे बढ़ जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि फिर वो हमें प्रलोभन देंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रलोभन देंगे, फिर हम कॉलोनाइज्ड हो जाएंगे, फिर हम उनका शोषण का शिकार होने लगेंगे। स्वरूप बदल जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि पिछली बार की तरह कॉलोनाइज्ड होंगे, स्वरूप बदल जाएगा, शोषण करने के तरीके बदल जाएंगे, साधन बदल जाएंगे। साध उनका वही रहेगा और साध उनका शोषण का ही रहेगा। तो साधन बदल जाएंगे तो अब साध तो वही रहेगा, तो आने वाली पीढ़ियां तो हमको ही कोसेंगी। आपको जो है ना एक बार फिर से जो है ना इस बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आपको कम से कम 2 घंटे 1 घंटे रोज चिंतन करना चाहिए कि आखिर मेरे में कमी क्या है, आखिर मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे कल का विकल्प कैसे सोचना चाहिए, कल मेरा बेहतर कैसे हो। मतलब ये बिना थिंक किए, बिना सोचे व्यक्ति जीवन में जो है ना कभी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप हर रोज आधा घंटा 1 घंटा अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्या कर दूं कि इसको सपोर्ट मिले, जैसे ही आप आधा घंटा 1 घंटा सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या कर दूं कि इसको सपोर्ट मिले, तो फिर जो है ना आप आगे बढ़ने लगते हैं। ये मेरा दावा है और आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल फिर किसी मुद्दे पर, अगले चरण में आपको किसी मुद्दे पर मिलता हूँ। आशा है दोस्तों वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो से संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।